देखिए बच्चों, हम कक्षा 10 की गणित पढ़ने जा रहे हैं और मनोहर रे प्रकाशन की आज ये दूसरा वीडियो है, जिसमें पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे। प्रश्नावली 1A का 1 से लेकर 7 तक के सवाल पढ़ चुके थे। अब हम 8 नंबर सवाल में आगे चल रहे हैं। 8 नंबर सवाल में बोला गया है 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसका हल हम देखते हैं। इसमें 2 संख्याएं दी गई हैं, दिया है पहली संख्या, फर्स्ट संख्या बराबर 18, सेकंड संख्या बराबर 117। तो हम इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालते हैं। तो दोनों संख्याओं के गुणनखंड हमें करने पड़ेंगे। 18 के गुणनखंड करते हैं तो 2 9 18, फिर ये 3 से कटेगा, 3 त्रिको 9 और फिर ये 3 एकम 3। तो 18 के गुणनखंड हमारे पास आए 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर इसके बाद 117 के गुणनखंड करेंगे। तो 117 के गुणनखंड करने पर ये 3 से काटते हैं, इसको विभाजित हो जाएगा। 3 त्रिको 9 और 3 9 27, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिको 9, फिर ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। तो 117 के गुणनखंड हमारे पास आए 3 गुणे 3 गुणे 13। अब हमें एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ बराबर 3, ये कॉमन मिल गया, दोनों में 3 1 मिला और 1 3 का जोड़ा और मिल रहा है, और इसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ हमारे पास आया 3 त्रिको 9। और सवाल में दिया गया है चूंकि 18 और 117 HCF 18 और 117 बराबर 18m-117 ये दिया है। तो इसमें देखते हैं 18 और 117 का HCF हम निकाल चुके हैं, 9 आया है, तो HCF बराबर 9। 18m-117, -117 इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 9 प्लस का 117 हो जाएगा, बराबर 18m आ जाएगा। 117 में 9 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा, बराबर 18m आ जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि 126 बटे में 18 आ जाएगा, बराबर m हो जाएगा। 18 का भाग करेंगे, 18 सत्ते 126 होता है, 7 बार में ये विभाजित हो जाएगा। तो m का मान आ गया 7। और प्रश्न में बोला गया था m का मान ज्ञात करना था, तो ये आंसर 1 हो गया। आगे हम देखते हैं कि सवाल में बोला गया था कि m का मान ज्ञात कीजिए, तो हम m का मान निकाल चुके हैं, और साथ ही 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना था। तो इसलिए अब आगे देखते हैं। इसलिए हम जानते हैं कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम 18, 117 ज्ञात करना है। तो इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर होगा HCF गुणे एलसीएम। तो इस सूत्र की सहायता से हम देखेंगे कि पहली संख्या हमारे पास 18 है, दूसरी संख्या 117 है, और HCF 9 आ चुका था, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। दोनों पक्षों में गुणा लगा है, तो 9 से हम 18 को काट सकते हैं, 2 बार में कट जाएगा, 9 तो नहीं 18। तो 2 का गुणा 117 में करेंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 1 3, और 2 एकम 2 234, और बराबर में एलसीएम, तो एलसीएम आगे लिख ले रहे हैं। तो एलसीएम बराबर आ गया है 234 आंसर।
देखिए बच्चों, ये एक सवाल है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो इस सवाल का हल समझेंगे। हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m गुणे 5 की घात n का रूप होना चाहिए। इसलिए संख्या 6 के गुणनखंड हम देखेंगे तो 2 गुणे 3 होता है। 6 का जब हमने गुणनखंड किया तो 2 गुणे 3 होता है, जिसमें हम देखते हैं कि 2 और 3 गुणनखंड में है 6 में, और हम जानते हैं कि 2 और 5 का गुणनखंड बनना चाहिए। 2 या 5 की कोई भी घात हो सकती है। तो यहाँ 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं है। आता है यह संख्या 2 की घात m गुणे 5 की घात n का रूप नहीं है। अतः संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। समाप्त नहीं हो सकती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल होगा। अब हम सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इस सवाल को हम देखते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 में देखेंगे 7 का गुणा करते हैं 11 में। 11 सत्ते 77 और 77 के बाद 11 सत्ते 77 हुआ और 13 का फिर गुणा करेंगे। तो 13 का गुणा हम 77 में करेंगे। 13 सत्ते 91, हासिल लगा 9। 13 सत्ते 91 और 91 और 9 जोड़ लेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आया 1001 और प्लस का 13। इन दोनों को जोड़ने पर 1014 आ जाएगा। तथा आगे देखते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें हम देखेंगे 7 छंग 42 और 42 का गुणा 5 के साथ कर लीजिए। तो 42 गुणे 5, 5 दुनाई 10, हासिल लगा 1, 5 चौको 20, 20 एक 21, 210 आया। तो यहाँ तक का गुणा 210 आ चुका है। 4 3 12 और 12 दुनाई 24, 24 एकम 24। अब इसमें 24 का गुणा कर लेते हैं। तो 4 0 0, 4 एकम 4, 4 दुनाई 8, 2 का गुणा करते हैं 2 0 0, 2 एकम 2, 2 दुनी 4।
0 4 8 2 10 4 1 5 5040। इन पूरे का गुणा आया 5040 और प्लस का 5 है, इसको भी जोड़ लेते हैं तो 5045 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे यदि हम तो 1014 के गुणनखंड हम देखेंगे। 1014 को 2 से ये विभाजित हो जाएगा। 2 पंचे 10, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दोनों अंक लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखेंगे तो अब ये और आगे हम काटते हैं तो ये बन जाएगा 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से हम चेक करेंगे, 3 एकम 3, 3 से हम चेक करेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ बचा 2 और 0 20 बन जाएगा। 3 18, 2 और 7 27 बन जाएगा। 3 9 27। फिर इसके बाद आगे चेक करते हैं तो ये 169 13 का वर्ग है तो 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 13 3 39, फिर 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13। तो इसलिए हम देखते हैं कि 1014 के गुणनखंड में 2 और 3 और 13 गुणे 13 इतना आया है, तथा 5045 के गुणनखंड को देख लेते हैं। 5045 इसे हम 3 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं। तो 3 एकम 3, 3 18, 3 8 24, 3 से ये नहीं कटेगा, आगे हम 5 से चेक करेंगे। 5 एकम 5, 5 0 0, 5 से 4 में भाग नहीं देगा जाएगा, दोनों अंक लेंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे और 5 9 45। अब ये जो 1009 है ये एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए 5045 के गुणनखंड में 5 गुणे 1009 ये दोनों आएंगे। तो हम देखते हैं कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। तो अतः ये संख्याएं भाज्य हैं। ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक निकल आते हैं तो ये संख्याएं भाज्य कहलाती हैं, क्योंकि इन दोनों संख्या के गुणनखंड में देखते हैं तो अभाज्य संख्या के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं। तो अतः ये दोनों संख्याएं जो दी गई हैं ये पूरी संख्या से ये संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी।